हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे कॉन्क्वेस्ट डिसीजन ट्रेड। इससे पहले वाला तो हम लोग पढ़ ही चुके थे लास्ट वीडियो में, और उसमें मैंने ना जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे क्योंकि टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो जितने भी क्वेश्चन बन रहा है उस हिसाब से मैं डाल देती हूँ, देख लेना लास्ट वीडियो में। 16वीं सेंचुरी में, अब यहाँ पे समझो कि 16वीं सेंचुरी में क्या स्थिति थी कि जो यूरोपियन सेलर्स थे, यानी जो यूरोप के नाविक वगैरह थे, उन लोगों ने एशिया का और अमेरिका, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसका और एशिया का, दोनों का सी रूट ढूंढ लिया था। इन्होंने समुद्री रास्ता ढूंढ लिया था। अब बहुत सारी चीज़ें जो है बदलाव आएंगी यूरोप में, तो वो देखो किस तरीके से आया है। यहाँ पे ऊपर वाला ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही समझ लो। जब अमेरिका की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उससे पहले क्या स्थिति थी कि अमेरिका जो है मिलियंस ऑफ ईयर जो है वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ रहा था। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका बिल्कुल आइसोलेशन में रहा था। जो अमेरिकी कॉन्टिनेंट है वहाँ पर लोग नहीं पहुँचे थे, जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स थे केवल वहीं रह रहे थे, उनका वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था। वो बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं थे पूरी दुनिया के, अलग ही दुनिया थी उनकी। बट फ्रॉम द 16th century its vast land and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere। अब जैसे मैंने अभी बताया कि जो अमेरिका था हज़ारों सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है पूरा दूर रहा था वर्ल्ड से। लेकिन इससे पहले वाले पैराग्राफ में हमने देखा था कि 16वीं सेंचुरी में जो यूरोपियन सेलर्स थे उन्होंने अमेरिकी कॉन्टिनेंट और इधर एशिया, दोनों का सी रूट ढूंढ लिया था। जब दोनों का सी रूट ढूंढ लिया था तो अब जब 16वीं सेंचुरी में ये कांटेक्ट में आया दुनिया के, तो भाई इसकी जो वास्ट लैंड एरिया था, जो इसके क्रॉप्स थे, जो इसमें मिनरल्स अवेलेबल थे अमेरिकी कॉन्टिनेंट पर, इसने पूरे ट्रेड को, मतलब लोगों की लाइफ को और ट्रेड को सब जगह प्रभावित कर दिया। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा ये कॉन्टिनेंट, क्योंकि लोग जब इससे जुड़े, इसके बारे में देखा जाना, यहाँ से कुछ फसलें ऐसी थी कि जो आप लोगों तक पहुँची। ठीक है, जैसे अभी हमने फूड ट्रैवल में देखा था, क्रिस्टोफर कोलंबस ही अमेरिकी कॉन्टिनेंट से क्या लेके आया था, पोटैटो, टमाटोज़ और रेड चिलीज़, ये सारी चीज़ें वहाँ से लेके आया था। तो इस तरीके से यहाँ पे होने वाली क्रॉप और मिनरल्स ने काफ़ी लोगों को जो है इफ़ेक्ट किया था। अच्छा, इसके अलावा जो प्रेशियस मेटल्स थे जैसे कि सिल्वर की जो माइंस थी वो मोस्टली आज के पेरू और मैक्सिको जो जगह हैं वहाँ पर अवेलेबल थी। तो जब पेरू और मैक्सिको पार्ट वहीं है उसी का, अमेरिकी कॉन्टिनेंट का, तो जब यूरोप के लोग वहाँ पर पहुँचे, यूरोपियन सीलर्स वहाँ पहुँचे, तो जब उनको पता चला है क्या कि यहाँ पर मिनरल्स इतने अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन इनका दोहन यानी इनका यूज़ नहीं किया गया है। जब उन लोगों ने जाके उसका यूज़ किया है, उसका दोहन किया है, तो जो वेल्थ और फाइनेंस सिचुएशन थी यूरोप की वो जो है अच्छी हो गई, और एशिया के साथ उनका ट्रेड और भी ज़्यादा बढ़ गया था। दूसरा एक सिटी था एल डोरेडो, जिसको गोल्ड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो साउथ अमेरिका का फेवर्ड सिटी कहा जा सकता है, काफ़ी वेल्दी सिटी था। यहाँ पर भी यूरोपियंस पहुँच गए थे। इसके अलावा पोर्टुगीज़ और जो स्पेनिश थे उन लोगों ने अमेरिकी कॉन्टिनेंट को जीतना शुरू किया। मिड 16th सेंचुरी में जो स्पेनिश और पोर्टुगीज़ थे ये सब थे यूरोपियन। वहाँ जा कर के इन लोगों ने, जो वहाँ की इनहेबिटेंट्स थे, वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, उनको नुकसान पहुँचाया, क्योंकि वहाँ पर जो मिनरल्स अवेलेबल थे, जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे, इनको यूटिलाइज़ करना था अपने लिए, अपने यूरोप में ले जाना था। तो जो यूरोपियन थे उन्होंने जाके वहाँ युद्ध करने की सोची। लेकिन एक चीज़ क्या थी कि जब वो लोग जीते हैं इसको, उन लोगों को उन्होंने जीता है, अमेरिका की जो इनहेबिटेंट्स थे उन्हें अगर यूरोपियंस ने जीता है, तो वो कभी कोई जो है फायर पावर नहीं थी उनके पास, कोई सुपीरियर ऐसी पावर नहीं थी कि जा कर के और लोगों को मार दिया और तुरंत सारी चीज़ें उनके हाथ में थी। ऐसा नहीं हुआ था। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई थी उन लोगों के लिए, जो अमेरिकी कॉन्टिनेंट पर रहने वाले लोग थे, जो अमेरिकन इंडियंस थे, उनके लिए दिक्कत क्या आई थी कि जो स्पेनिश कॉन्क्वायर थे, ठीक है, इन लोगों के जो
मिलिट्री के सोल्जर्स थे वो जब साथ गए हैं तो अपने हथियार तो जो ले जाने थे वो तो लेकर के गए थे, लेकिन जो वेपन्स थे वो इतने पावरफुल नहीं थे जितना कि इनका पावरफुल जर्म्स थे। ठीक है, समझ रहे हो उसमें हो क्या रहा था। मान लो जैसे कोई व्यक्ति जैसे अब अपने यहाँ क्या है, कोरोना चल रहा है। अब हम लाइक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अंडमान निकोबार है, तो वहाँ पर जो रहने वाली जनजातियाँ हैं, जो ट्राइब्स हैं, वो बिल्कुल आइसोलेशन में है इस टाइम, क्योंकि हम लोग जर्म से फेस कर रहे हैं, उसका वैक्सीनेशन करा रहे हैं और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं हम उसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और उसके साथ जीना सीख ले रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस जर्म से कभी मिला ही नहीं है, कभी उसे वो बीमारी हुई ही नहीं है, तो ना तो उसको पता है कि इसकी दवाई क्या है, ना ही उसके अंदर वो इम्यूनिटी अवेलेबल है कि वो उस बीमारी को झेल सके। ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी शरीर में होगा तभी तो वो किसी बीमारी को जो है फेस कर पाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस बीमारी को ले जा कर के उस ट्रायल में घुसते हैं तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगी। वो इम्यूनिटी ही नहीं है उनके अंदर कि वो इस बीमारी को झेल सकें, वो ऐसे ही मर जाएंगे। तो सेम कंडीशन अमेरिका में हुई थी। जो अमेरिकी इंडियंस थे, इंडियंस मतलब हम लोग नहीं, जो अमेरिका पर रहने वाले इनहेबिटेंट्स थे, वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, ठीक है, उनके साथ भी सेम कंडीशन थी। 16वीं सेंचुरी से पहले वो बिल्कुल आइसोलेट थे, उनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। जब यूरोपियंस वहाँ पर पहुँचे हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस पहुँचा है, उसके बाद सारे यूरोपियंस पहुँचे हैं, तब उन लोगों का कांटेक्ट हुआ है यूरोप से, एशिया से, मतलब वर्ल्ड से उन लोगों का वो लोग कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो जो स्पेनिश कॉन्क्वायर गए थे, यानी जो स्पेनिश सोल्जर्स या मिलिट्री कह लो वो गई थी, उनके अंदर जो है स्मॉल पॉक्स के जर्म्स थी, जबकि जो अमेरिकी इंडियंस थे उन लोगों के पास इतनी इम्यूनिटी नहीं थी कि इन जर्म से जो है वो सामना कर सकें। तो इसलिए इसमें ये कहा गया है कि जो स्पेनिश कॉन्क्वायर थे उनके हथियार इतने ताकतवर नहीं थे जितना ताकतवर वो अपने साथ बीमारी को लेकर के गए थे। तो स्मॉल पॉक्स के जर्म्स जो हैं ज़्यादा ताकतवर साबित हुए थे इन लोगों के लिए, क्योंकि अमेरिकी जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे वो आइसोलेशन में रहे थे बहुत लंबे टाइम तक, एंड दे हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिसीजेस। इसलिए उनके पास इम्यूनिटी नहीं थी इस बीमारी, इन जो यूरोपियंस जो है अपने साथ साथ बीमारी लेके गए थे, जो यूरोप से बीमारी आई थी उसके खिलाफ जो है लड़ने की इम्यूनिटी अमेरिकन के पास नहीं थी। तो स्मॉल पॉक्स क्या था? स्मॉल पॉक्स जो है एक तरीके से देखा जाए तो वो डेडली किलर के रूप में साबित हुआ। मतलब क्या ही कहा जाए कि बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा उन लोगों के लिए। तो इसमें जब ये कॉन्टिनेंट पर फैली है बीमारी स्मॉल पॉक्स, तो इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटी। मतलब ज़्यादातर जो कम्युनिटी थी अमेरिका की वो स्मॉल पॉक्स से ही मर गई, उसकी डेथ जो है स्मॉल पॉक्स से ही हो गई। तो उनको तो हथियार लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो जैसे आगे देखो इसमें ये दे रखा है कि अगर हम देखें तो जो गन्स होती हैं, मतलब मान लो कि कोई बंदूक लेके आया तो उसको गन्स को कैप्चर किया जा सकता है और दोबारा से जो इन्वेडर है उसकी तरफ हम कर सकते हैं। मतलब मान लो कि सामने वाला गोली चला के तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है तो एक बार के लिए तुम कोशिश कर सकते हो कि उसके हाथ से बंदूक छीन करके और उसी को मार दिया जाए। लेकिन जो बीमारी आई थी उसका क्या किया जाता? दे डोंट हैव, मतलब उन लोगों के पास इम्यूनिटी ही नहीं थी, वो करते क्या? तो इस तरीके से जो स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी थी वो उन कॉन्क्वायर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हो गई, लेकिन जो अमेरिकन इनहेबिटेंट्स थे उन लोगों के लिए वो एक तरीके से किलर साबित हुई थी। उन लोगों को सबसे ज़्यादा मारा गया था, ठीक है, उसी बीमारी से।